दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल का चैप्टर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती है। उसके बाद ये इस चैप्टर में ये पढ़ना है हमें कि किन किन राज्यों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उत्पन्न हुई। तो प्रमुख राज्य हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। पंजाब के बारे में पढ़ना है और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे, जो पूर्वोत्तर राज्य जिन्हें 7 महीने भी कहा जाता है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर 2 छोटे छोटे टॉपिक है सिक्किम और गोवा, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वीडियो पार्ट में होगी, यानी कि 2-3 पार्ट इसके बनेंगे वीडियो को। तो आपको सारे पार्ट देखने हैं, क्योंकि आपको चैप्टर तभी समझ में आएंगे जब आप सारे पार्ट देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती हैं। तो जब किसी क्षेत्र में लोग अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं तो उसे क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छाएं प्रकट करना। तो इच्छाएं प्रकट क्यों करते हैं लोग? किसी के दबाव के कारण करते हैं, या फिर उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, या फिर कोई आंदोलन होते हैं उसकी वजह से वो अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। सबसे पहले हम क्षेत्र और राष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका ये टॉपिक है। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों से स्वायत्तता की मांग उठी और इससे संवैधानिक हदों को भी पार किया। देखिए, स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता। जब 1980 का दशक चल रहा था, उस टाइम से कई राज्यों में स्वायत्तता की मांग उठी, यानी कि स्वतंत्रता की मांग उठी। वो चाहते थे कि हम भी स्वतंत्र हों। जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया था, वैसे ही ये राज्य भी चाहते थे, ये क्षेत्र भी चाहते थे कि हम भी भारत से अलग हो जाएं। तो इन्हीं के बारे में हमें आगे पढ़ना है। कई राज्यों में स्वतंत्रता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे। ये जो संघर्ष चले थे वो बहुत ही लंबे समय तक जारी रहे। आइए, कितने लंबे समय तक जारी रहे इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम केवल जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पंजाब के बारे में बात करेंगे, और जो उससे जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे। और इसी थर्ड पार्ट में हम सिक्किम और गोवा को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो जम्मू कश्मीर है उसमें 3 राजनीतिक क्षेत्र शामिल है, जिन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख कह लेते हैं। ध्यान रखना, ये तीनों अलग अलग क्षेत्र हैं। अब लद्दाख को भी अलग कर दिया गया था। जम्मू लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना गया 2020 में। तो इसलिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे। इसमें कश्मीर को भी अलग माना जाता है और जम्मू को भी। तो ये 3 क्षेत्र हैं, आपको इनके नाम याद रखना है। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी बोलने वाले अधिकतर लोग मुस्लिम हैं। बहरहाल बहरहाल का मतलब है लेकिन कश्मीरी भाषी लोगों में अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल है। यानी कि जो कश्मीर है उसमें सबसे ज़्यादा तो लोग कश्मीरी बोलने वाले रहते हैं, लेकिन कुछ अल्पसंख्यक का मतलब है कुछ लोग तो हिंदू बोलने वाले भी हैं, यानी कि हिंदी बोलने वाले लोग भी वहाँ पर हैं, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं। जम्मू कश्मीर क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी एवं मैदानी इलाके का मिश्रण है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख अर्थात कई धर्म और भाषाई लोग रहते हैं। जो कश्मीर है उसमें कई धर्म और कई भाषाओं के लोग रहते हैं। आपको पता है कि किसी एक क्षेत्र में, एक राज्य में कोई एक भाषा और एक धर्म के लोग नहीं रह सकते। विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषा के लोग पाए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में। तो जम्मू कश्मीर की भी यही विशेषता है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग पहचान के लोग रहते हैं। लद्दाख एक पर्वतीय इलाका है। आपको पता है कि लद्दाख में पर्वत है, इसलिए उसे पर्वतीय इलाका कहा जाता है, जहाँ बौद्ध एवं मुस्लिमों की आबादी है। लेकिन यह आबादी बहुत कम है। यानी कि जो लद्दाख है उसमें बौद्ध और मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, मतलब आबादी कम है। इसमें यह बताया गया कि आबादी कम है। आप अगर लद्दाख की पूरी आबादी देखेंगे तो वो भी, उसका प्रतिशत भी बहुत ही कम है। और उसमें अगर ज़्यादा आबादी की बात की जाए तो वो मुस्लिम और बौद्ध की आबादी है। अब हमने इसमें थोड़ा सा देख लिया परिचय में, जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा, मतलब आपने परिचय देख लिया, कैसा दिखता है जम्मू कश्मीर, क्या होता है उसमें, ये सब देख लिया। अब मेन टॉपिक यहाँ से आता है कि उसमें समस्या की जड़ें क्या थी,
कैसे उसमें समस्या उत्पन्न हुई। तो देखिए आपको पता है कि 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में राजशाही थी, यानी कि वहाँ पर राजा का शासन था और उस राजा का नाम था हरि सिंह, जो कि वहाँ के पहले राजा थे, हिंदू शासक राज्य। 1 मार्च क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के पहले राजा कौन थे? हरि सिंह, और ये एक हिंदू राजा थे। इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान से संबंध है, क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। देखिए जो जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो ज़्यादातर मुस्लिम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पाकिस्तान वो अपना दबदबा बनाना चाहता है, वो चाहता है कि यहाँ की सारी आबादी मुस्लिम है और इस आबादी को अगर अपने कंट्रोल में ले लिया जाए तो पूरा जम्मू कश्मीर को हम अपने अंडर में ले सकते हैं। तो पाकिस्तान ये चाहता है क्योंकि वहाँ की आबादी ही मुस्लिम है, किंतु यहाँ के लोग स्थिति को अलग नज़रिए से देखते हैं। वे अपने को कश्मीरी सबसे पहले और कुछ बाद में मानते हैं, यानी कि कुछ और बाद में मानते हैं। यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम तो कश्मीरी हैं, यानी कश्मीरी हैं, क्योंकि हम कश्मीर में निवास करते हैं इसलिए कश्मीरी है। जैसे हम हिंदू है क्योंकि हम हिंदुस्तान में निवास करते हैं, ऐसे ही वो कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर में निवास करते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, फिर वो क्यों कह रहे हैं ऐसा। उस समय पे कश्मीर अलग था भारत से, बिल्कुल अलग था, जैसे अलग देश होता है ना वैसे अलग था, लेकिन उसे माना भारत में ही जाता था। लेकिन वो अपने सारे कामकाज अलग ही करता था, अलग ही प्रधानमंत्री होता था वहाँ का, अलग ही वहाँ का संविधान था। तो इसी की बात चल रही है उसमें, आगे देखते हैं। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। देखिए जो घुसपैठी होते हैं वो क्या होते हैं? घुसपैठी का मतलब है ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो कि बिना किसी देश की इजाज़त लिए या बिना किसी राज्य की इजाज़त लिए उस क्षेत्र में घुस जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने घुसपैठी भेजी, तो घुसपैठी किसी की इजाज़त नहीं लेंगे कि हम आपके देश में आ रहे हैं, वो सीधे ही घुस जाएंगे और वहाँ पर आतंकवाद फैलाएंगे, तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाते हैं। ऐसे में कश्मीर के महाराजा भारतीय सेना से मदद मांगने लगे। अब घुसपैठी आ गए ज़्यादा, और कश्मीर इतना बड़ा वो नहीं था क्षेत्र, कि इतना बड़ा राज्य नहीं था, इतनी बड़ी उसके पास सेना नहीं थी वो अकेले उन घुसपैठियों से लड़ सके। तो क्या हुआ कि उन्होंने भारत से मदद मांगी कि भारत की सेना हमारी मदद करे। तो भारत ने मदद तो की, लेकिन उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें हमें ये बताना, मतलब ये एक पत्र दे रहे हैं हमें, जो विलायती पत्र होता है, उस पर तुम्हें साइन करने होंगे कि तुम भारत में शामिल होगे। तो आगे देखते हैं क्या कहा उसने, कश्मीर ने। ये मैंने बता दिया कि इससे पहले भारत सरकार ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए। हाँ, आगे आप देखते हैं। इस बात पर सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नीति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा। ये वहाँ पर ये लगाया गया पता कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, यानी जो ये आतंकवाद फैल रहा है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सामान्य हो जाएंगे सब कुछ, जब नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद वहाँ पर जनमत सर्वेक्षण किया जाएगा। ये जनमत सर्वेक्षण क्या होता है? ये एक वोट डलता है लोगों का, जिससे ये होता है कि अगर जो लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं वो भारत के पक्ष में वोट देंगे, जो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए वो पाकिस्तान के पक्ष में वोट देंगे, और जो लोग ये चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के शामिल नहीं होना चाहते, वो स्वतंत्र रूप में यानी कि कश्मीर के पक्ष में ही वोट देंगे। तो जनमत सर्वेक्षण ये होता है। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के राज्य के प्रधानमंत्री बने, पहले प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स। राज्य में सरकार के मुखिया को तब प्रधानमंत्री कहा जाता था। अब तो आपको पता है कि राज्य के जो मुखिया होता है उसे मुख्यमंत्री कहा जाता है, मुख्य जो होता है उसे मुख्यमंत्री। लेकिन जो जम्मू कश्मीर था उसमें प्रधानमंत्री बनता था, जैसे भारत में प्रधानमंत्री बनता है वैसे ही वहाँ पर प्रधानमंत्री बनता था, और वहाँ के जो राज्यपाल होता था उसे राष्ट्रपति कहा जाता था। मतलब सेम वही चीज़ है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, आपको जो कुछ समझ में ना आ रहा हो, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये, आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। आगे देखते हम। भारत जम्मू एवं कश्मीर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सहमत हो गया। इसे संविधान में धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब क्या हुआ कि भारत ने ये कह दिया चलो तुम स्वतंत्र रहो, लेकिन तुम पाकिस्तान में शामिल ना हो। अगर तुम भारत में शामिल नहीं होना चाहते तो तुम पाकिस्तान में भी शामिल मत हो, तुम खुद आके स्वतंत्र रहो, और हम तुम्हें अलग संविधान बनाने का दर्जा भी देते हैं, जिसे संविधान 370 कहा जाता है, धारा 370।
तो इससे होता क्या है, ये धारा 370 जो कि किसी देश को अलग मतलब अलग पहचान बनाने की मांग करती है, अलग पहचान बनाने देती है। जब मतलब अपना संविधान बनाए, अपना अपना तिरंगा बनाए, अपना अपना ही शासन चलाए वहाँ पर, तो 370 का प्रावधान यही था कि वो उसे अलग संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। अब एक नोट आपके पास, धारा 370 को जनवरी 2019 में समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इस चैप्टर से बाहर का क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके कहीं भी नहीं दे रखा कि 370 धारा को कब हटाया गया। क्योंकि जो ये चैप्टर था ये तब बन चुका था जब ये धारा हटी ही नहीं थी। ये चैप्टर तो बता दें 2010 में या 2011 में बन चुका था, लेकिन धारा 370 अब हटाई गई है 2019 में। और किसके द्वारा हटाई गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये आपको अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है कि धारा 370 को कब हटाया गया, तो आपको याद रखना है। जो मैं बताते चल रहा हूँ 1 मार्क्स क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा, ये फैक्ट्स है। अब हमें देखना है बाहरी और आंतरिक विवाद। बाहर के जो विवाद है और अंदर के जो विवाद है वो क्या विवाद है? विवाद का मतलब होता है छोटे मोटे झगड़े या फिर मतलब कोई समस्या होती है, उसे विवाद कहते हैं। आज़ादी के समय जम्मू एवं कश्मीर, देखिए जम्मू एवं कश्मीर क्यों कहा जाता है, इसे जम्मू कश्मीर क्यों नहीं कहा जाता? देखिए जम्मू और कश्मीर अलग अलग इलाके हैं, जम्मू अलग कश्मीर एक, कश्मीर अलग, इन दोनों को मिलाकर जम्मू कश्मीर कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जम्मू एवं कश्मीर है, ना कि जम्मू कश्मीर। इसके भारत पर भी परिणाम नकारात्मक हुए। इसके लिए बाहरी एवं आंतरिक परिणाम जिम्मेदार हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर ऐसे बहुत सी समस्याएं थी उस टाइम पे। अगर आप वो देखें द कश्मीर फाइल्स, आप देखी हो आपने शायद, तो उसमें यही चीज़ दिखाई गई है कि वहाँ पे कैसे पाकिस्तानियों का कैसे कब्जा था, कैसे वहाँ की जो मुस्लिम आबादी थी, कैसे हिंदुओं को, पंडितों को जो थी वहाँ की, कैसे उन्हें मतलब बहुत अत्याचार करती थी, कैसे मारकर वहाँ से भगाती थी। तो ये सब ये असलियत की घटना है, और ये 1990 के दशक की घटना है। जो आपको बता रहा हूँ ये 1990 की दशक की घटना ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भारी परिणाम क्या है ये देख लीजिए आप। भारी परिणाम में पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान का कैसा रवैया था कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान के हिस्से का कश्मीर के हिस्से का पाकिस्तान का अधिकार, आतंकवादी घुसपैठिया। तो ये कुछ भारी परिणाम थे जो पाकिस्तान के द्वारा होते थे। पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर पर अपना अधिकार जमाता है। और आपको पता है कि कश्मीर का जो मैप है, आप ऐसे ही समझ लिए, इसका जो एक हिस्सा है वो पीओके कहलाता है, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ने अपने पास ले लिया है उस एक हिस्से को। तो वो जो 1947-48 का युद्ध हुआ था वो उसी में चला गया था पाकिस्तान के पास, और इंडिया ने उसे दे दिया ये हिस्सा। तो ये भारी परिणाम थे। अब आपको आंतरिक परिणाम देखते हैं, जो अंदर के हैं। जो अंदर के जो लोग होते हैं वो परेशान होकर जो आंदोलन उठाते हैं, उनके बारे में आंतरिक परिणाम। भारत में शामिल होने पर विवाद था, बहुत ज़्यादा विवाद था। कश्मीर के लोग मानते ही नहीं थे कि हम भारत में शामिल हों। लोकतंत्र की कमज़ोरी थी उसमें, क्योंकि बार बार सरकार गिर जाती थी जम्मू कश्मीर की, और अलकायदा समूह था। तो ये कुछ मतलब आंतरिक परिणाम है। ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आपको, लेकिन आपको एक्सप्लेन इनको करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजनीति 1948 के बाद। 1948 के बाद की हमें राजनीति देखनी है। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार की बड़ी मुहिम चलाई। उन्होंने इसके साथ साथ जल कल्याण की नीतियाँ भी लागू की। इन सब से कश्मीर की जनता को फ़ायदा हुआ। यानी कि 1948 में वहाँ पर कश्मीर में राजतंत्र समाप्त हो गया। अब वहाँ पर लोकतंत्र आ गया। जैसे इंडिया में लोकतंत्र था वैसे ही कश्मीर में लोकतंत्र आ गया। क्या हुआ कि निर्वाचन हुए, पहले प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने। ये बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री बने हैं, ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है इन पर, बहुत ही 1 मार्क्स में आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शेख अब्दुल्ला पहले प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने भूमि सुधार की वहाँ पर मुहिम चलाई, और इन्होंने इसके साथ जल कल्याण की नीतियाँ भी चलाई, लोगों का मतलब भला करना चाहा, और कश्मीर की जनता को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अब क्या हुआ कि ये बहुत प्रसिद्ध हो गए, और जम्मू कश्मीर की जो जनता थी इन्हें पूजने लग गई। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में भारत ने सोचा कि ऐसा होगा तो कश्मीर कभी भी भारत में शामिल नहीं हो पाएगा। किंतु कश्मीर की हैसियत को लेकर शेख अब्दुल्ला के विचार केंद्र सरकार से मेल नहीं खाते थे।
इससे दोनों के बीच मतभेद पैदा हुए। यानी कि जो केंद्र सरकार चाहती थी वैसा कश्मीर बिल्कुल नहीं करता था। जो कानून केंद्र सरकार में लागू होता था वो कश्मीर अपने राज्य में लागू नहीं करना चाहता था। तो ऐसे में मतभेद होता रहता था केंद्र सरकार और उसे कश्मीर के बीच। अब मतभेद किसके बीच थे? जो जवाहरलाल नेहरू थे और शेख अब्दुल्ला थे। ये दोनों माने जाते हैं कि ये दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन इनके बीच भी मतभेद हो गए। वो इसीलिए हुए थे। आगे हैं 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया। कई सालों तक उन्हें नज़रबंद रखा गया। शेख अब्दुल्ला के बाद जो नेता सत्तासीन हुए वे शेख की तरह लोकप्रिय नहीं थे। देखिए नज़रबंद क्या होता है? एक तो होता है कि जेल में डाल दिया जाए सीधा, और एक होता है कि घर में ही उसे मतलब ताला ठोक दिया जाए बाहर, और उसे अंदर ही मतलब रहा जाए, और उसे ये पाबंदी हो, बाहर पुलिस बैठा दी जाए कि वो बाहर ना निकल पाए। उसे नज़रबंद किया जाता है कि नहीं लोगों के नज़र में ना आए वो, तो उसे नज़रबंद कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम 1953 से लेकर 1974 के बीच अधिकांश समय इस राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर रहा। इस बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार की भी सुलह की कोशिश जारी रही। क्या हुआ कि जैसे इंडिया में भी 1990 के दशक तक तो कांग्रेस ही चलती रही, तो ऐसे ही कश्मीर में भी कांग्रेस का शासन चलता रहा। तो वहाँ की जो शेख अब्दुल्ला थे और जो भारत सरकार थी उनके बीच मतलब सुलह की कोशिश चलती रही, बातचीत की कोशिश चलती रही। आखिरकार 1974 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। यानी जब इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी इंडिया की, तो उसके बाद से उन्होंने ये सोचा कि अब शेख अब्दुल्ला को छोड़ दिया जाना चाहिए और उसे राज्य मतलब उनसे बात की जानी चाहिए कि ऐसे ऐसे मतलब हमारी बातें मानो आप और बाकी शासन आप चलाओ, और उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो ये सब मतलब इंदिरा गांधी से ये समझौता हुआ था उनके बीच। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से खड़ा किया। एक पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी पार्टी, आपको याद रखना है। 1977 के राज्य विधानसभा चुनाव में फिर से खड़े हुए और निर्वाचित भी हुए। सन 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। क्या हुआ कि 1970 में उन्होंने चुनाव जीते, 5 साल तक वो रहे वो मुख्यमंत्री रहे। तो फिर 1982 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका फिर बेटा आ गया उस शासन में। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान उनके पुत्र यानी कि उनके जो पुत्र था फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने ये कमान संभाल ली और वो उसके मुख्यमंत्री बने। फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने। कुछ समय बाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को भी बर्खास्त किया गया। इससे कश्मीर में केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी के भाव पैदा हो गए। आपने क्या देखा, पहले जब शेख अब्दुल्ला आए तो उनको भी केंद्र सरकार ने नज़रबंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भारत सरकार की बात नहीं मानते थे। अब उसके बाद जब उसके पुत्र आए यानी जो फारूक अब्दुल्ला है, उनके जो बेटे हैं वो मुख्यमंत्री बने, तो उनको भी भारत सरकार ने बर्खास्त कर दिया, यानी कि उन्हें भी पद से हटा दिया गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो वहाँ की जो जनता थी उनमें मतलब बहुत क्रोध बढ़ गया, आक्रोश बढ़ गया कि केंद्र सरकार तो ऐसा बार बार करती जा रही है, यहाँ पे हमारी सरकार ही नहीं बनने दे रही। तो ऐसे में वहाँ की जनता में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया केंद्र सरकार की प्रति। अब हमें विद्रोही तेवर अलगाव और उसके बाद की राजनीति के बारे में पढ़ना है। 1989 तक यह राज्य उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था। उग्रवादी आंदोलन तो आपको पता ही है क्या होता है, ऐसे आंदोलन जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा होती हो। इस आंदोलन में लोगों को अलग कश्मीर राष्ट्र के नाम पर लामबंद किया जा रहा था। उग्रवादियों को पाकिस्तान ने नैतिक, भौतिक और सैन्य सहायता दी। कई सालों तक इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। क्या हुआ कि जो कश्मीर थे उसमें उग्रवादी आ गए थे बहुत सारे, और वहाँ पे आंदोलन चलते थे, बहुत ज़्यादा हिंसा होती थी, बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी वहाँ पे। तो ऐसे क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सब कुछ वहाँ पर बंद कर दिया गया। आपातकालीन की स्थिति जैसी होती है ना, वैसे ही वहाँ पे कर दिया गया, और वहाँ पे राष्ट्रपति का शासन लगा दिया गया। जो राष्ट्रपति कहेगा वो ही होगा। फिर 1990 की बात है, उस समय इस राज्य के लोगों को उग्रवादियों और सेना की हिंसा भुगतनी पड़ी। 1996 में एक बार फिर से चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी।
जिन फारूक अब्दुल्ला को वहाँ से हटा दिया गया था पद से, वो फिर 1996 में वापस आ गई। और बने कब, तो वो 1982 में बने थे पहले, फिर उन्हें हटा दिया गया था, अब 1996 में वापस आ गए। ये आपको याद रखने हैं छोटे छोटे पॉइंट्स, ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझाई नहीं जा सकती, ये फैक्ट्स हैं, आपको याद ही रखना है। किंतु अलगाववादियों का एक तबक यानी कि एक हिस्सा कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहता था। अब आपको ये चीज़ समझनी है, अलगाववादी क्या होते हैं। देखिए, अलगाववादी ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी क्षेत्र या किसी देश, मतलब किसी क्षेत्र या किसी राज्य को अलग देश बनाने की मांग करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र को अलग कर लें और मतलब हमारा यहाँ पे कब्जा हो और हम अपने नाम का यहाँ पे देश बनाएं। तो अलगाववादी वो लोग होते हैं। ऐसा कश्मीर जो ना पाकिस्तान का हिस्सा हो और ना भारत का। हालांकि कुछ अलगाववादी जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। अलगाववादी क्या चाहते थे कि एक ऐसा कश्मीर बनाया जाए जो ना तो भारत का हिस्सा हो, ना उस पर भारत का नाम आए, और ना कश्मीर का हिस्सा हो, यानी कि अलग स्वतंत्र बने कश्मीर, ऐसा चाहते थे अलगाववादी। लेकिन कुछ अलगाववादी ये भी चाहते थे, जो मुस्लिम आबादी के, जो मुस्लिम प्रांत के थे, वो ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर बहुलवादी समाज और राजनीति का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातीय यानी कि हर तरह की विभिन्नता है। आप कश्मीर कभी गए हो तो वहाँ पे देखना, हर तरह की आपको विभिन्नता मिलेगी। प्रकृति सौंदर्य भी आपको मिलेगा वहाँ पे, और जो क्षेत्र विभिन्नता है वो भी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो आप कभी जाओ कश्मीर, मौका मिले तो देखना वहाँ पे। जनजाति यानी कि हर तरह की विभिन्नताएं वहाँ पर हैं। साथ ही राजनीतिक आकांक्षाएं भी एक सी नहीं है। यहाँ का मतलब है कि राजनीतिक जो इच्छाएं होती हैं वो भी लोगों की एक सी नहीं है। कोई क्या मांग उठाता है, कोई क्या मांग उठाता है। कोई चाहता है कि स्वतंत्र हो, कोई चाहता है कि भारत में शामिल हो, कोई चाहता है कि पाकिस्तान में शामिल हो। अब ऐसे में एक फैसला करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि ज़्यादा लोग क्या चाह रहे हैं। तो ये जनमत सर्वेक्षण से ही हो सकता है। हर तरफ इस राज्य में विभिन्नताएं और इसी के अनुकूल अलग अलग राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। तो दूसरी तरफ संघर्ष और तनाव की स्थितियाँ भी बदस्तूर है। मैंने बताया कि अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं और यहाँ पे संघर्ष और तनाव भी बढ़ते रहते हैं। इस वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर के बारे में बात की है। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पंजाब के बारे में बात करेंगे, पंजाब में कैसे हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी थोड़ी बहुत भी। अगर आपको इसके बाद अब तुरंत ही अगर जम्मू कश्मीर के बारे में बुक में पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।